कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान तो अभी और भी है। कि अभी मैं आसमान में देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग एट द स्काई राइट नाउ, I may not see lots of the star, but when I'm looking down over here, I can see lots of star over here. और ये स्टार इंशाल्लाह जब फ्यूचर में, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपके माँ बाप को, शाहीन एकेडमी को, हम सबको आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपना भी नाम रोशन करेंगे, शाहीन एकेडमी का भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट 11th और 12th स्टैंडर्ड के? रेज योर हैंड प्लीज। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ओके। अच्छा सभी 11th 12th स्टैंडर्ड है। 10th स्टैंडर्ड और बिलो है कोई? 10th स्टैंडर्ड और बिलो, ओके आप लोग हैं, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? मेरे प्रीवियस सेशन में थे आप लोग यहाँ पे? प्रीवियस सेशन में थे यहाँ पे? रेज योर हैंड। कितने लोग प्रीवियस सेशन में थे? अच्छा बहुत कम लोग थे। फर्स्ट टाइम मुझे कितने लोग सुन रहे हैं? रेज योर हैंड। फर्स्ट टाइम कितने लोग सुन रहे हैं? माशाल्लाह सभी फर्स्ट टाइम है, ओके चलो ठीक है। अभी जब तक आप लोगों की एनर्जी रहेगी तब तक मैं बोलता रहूंगा, जब आपकी आप एनर्जी खत्म हो जाएगी तब मैं भी कंक्लूड करूंगा। चलेगा सबको? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोगों की एनर्जी देख के बहुत दिल से खुशी हुई, और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है मुझे हर मर्तबा जब मैं शाहीन के इस इदारे के अंदर आता हूँ। मैंने आज असल में आप लोगों के साथ बात करने का मेरा शेड्यूल तय नहीं था। मैं यहाँ पे आया था आपके टीचर्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए, मगर आप लोगों की मोहब्बत, जनाब अब्दुल कदीर सर की मोहब्बत, उनके दोनों बेटों की और पूरे आपके डिपार्टमेंट की, यहाँ से आगे इंशाल्लाह 45 मिनट्स बैठेंगे आप सब लोग मेरे साथ। 45 मिनट्स, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ से आने वाले 45 मिनट्स तक मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा जो इंशाल्लाह आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के इस स्टडी को कंप्लीट करने के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा तारुफ कराता हूं। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अरशद सैयद। मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मेरे मास्टर्स प्रोग्राम के बाद मैं पिछले 6 साल से एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूं। अगर इन सभी जगहों पे जाने के बावजूद मुझे शायद ही कहीं इतनी दिल से खुशी होती होगी कि जितनी मुझे यहाँ आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे जो दीन और दुनिया, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमसे कहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये दुआ हमें खुद अल्लाह ताला ने सिखाई है। सही है ना? ये दुआ खुद हमें अल्लाह ताला ने सिखाई है कि दुनिया की भी भलाई अता कर और आखिरत की भी भलाई अता फरमा। ये चीजें हम अल्लाह ताला से मांगे। और जब इस तरह के इदारे, मांगना तो एक चीज हो गई, उसके लिए हमको मेहनत भी करनी है, और जब इस तरह के इदारे के अंदर जब मैं आता हूँ जहां ये चीजों का प्रैक्टिकल नमूना देखने मिलता है तो तहे दिल से खुशी होती है। दोस्तों वैसे तो अक्सर ये बात कही जाती है कि हमारे हिंदुस्तान को अगर आउट ऑफ इंडिया अगर रिकॉग्नाइज करना हो तो लोग उसको ताजमहल से रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? यूरोप अमेरिका के लोगों को अगर हिंदुस्तान के बारे में पूछा जाए कि आपको इंडिया के बारे में क्या पता है, तो वो कहेंगे इंडिया, ओ इट्स अबाउट ताजमहल। तो उसी तरह से अगर एजुकेशन का कोई ताजमहल हमें इंडिया में नजर आता है तो वो है यहाँ पे अब्दुल कदीर सर का बिदर के अंदर मौजूद ये शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और मैं फिर एक बार जनाब अब्दुल कदीर सर का और सभी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहां आकर इन बच्चों के साथ फिर से गुफ्तगू कर सकूं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते उसके तरफ। अभी आप सभी लोग यहाँ पर आए हो इस उम्मीद से आए हो कि आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नीट जेई के अंदर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आगे चल के आप क्या करोगे, अपना करियर एज अ गुड डॉक्टर, एज अ गुड इंजीनियर, एज अ गुड प्रोफेशनल, आप क्या करो अपना एक करियर अच्छे ट्रैक पे आप शुरू कर सकोगे। इस उम्मीद में आप लोग यहाँ पर आए हो और इसी उम्मीद में आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पर भेजा है, राइट? यस और नो? आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहना, ओके? क्योंकि हम जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा, उतना आपके साथ बात करने मुझे भी मजा आएगा। तो दोस्तों चलो इस सेशन की शुरुआत में करता हूं एक छोटे से कहानी से, क्योंकि मैं जानता हूं
11th 12th के अंदर जैसे ही हम इन स्टडीज के शुरू करते हैं, हमारे इनिशियल मंथ्स के अंदर यानी पहले 1 2 3 महीनों तक हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्टडी करना है, मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे जेईई क्रैक करनी है, मुझे आगे चल के एक बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगर स्टडीज में आप पीछे रह रहे हो, अगर कहीं आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, अगर मार्क्स आपको दूसरों से कम मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सैडनेस आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम होता है। एम आई राइट? यस और नो? तो ऐसे हालात में क्या करें? इसके लिए एक छोटी सी कहानी से मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप ही की तरह एक लड़का था जो क्या कर रहा था, 11th और 12th की ये स्टडी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, मगर अक्सर उसको बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आ नहीं रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, वो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर नहीं है। आप मुझे सुनो, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा बाद में, ठीक है? ओके। तो वो लड़का क्या कर रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत जुस्तजू के बाद भी उसको जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स आ नहीं रहे थे। इस वजह से वक्त दर वक्त जैसा वक्त बीतता गया वैसा उसका डिप्रेशन और बढ़ता गया। और जब उसका ये डिप्रेशन बढ़ने लगा तो उसके वालिद को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा बहुत डिप्रेस हो रहा है। उसको पढ़ाई के अंदर शायद उसका दिल नहीं लग रहा, जितने मार्क्स उसको मिलने चाहिए उतने मार्क्स उसको मिल नहीं रहे हैं। तो फिर उसके वालिद ने जब इन चीजों को महसूस किया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वालिद ने क्या कहा? बेटा मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर उसके वालिद ने क्या किया, वो अपने बेटे को किचन के अंदर लेकर गए। वहां पे उन्होंने 3 बाउल्स लिए। क्या लिए? 3 बाउल्स लिए और उन 3 बाउल्स के अंदर 3 अलग अलग चीजें डाले और उन चीजों को गैस के ऊपर उबलने के लिए रख दिया। क्या कहा मैंने, समझ में आया? उस लड़के के वालिद ने क्या किया, 3 अलग अलग बाउल्स लिए, पतीले जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर पानी भरा और उसके अंदर 3 अलग अलग चीजें डाली और उसको उबालने के लिए रखना शुरू कर दिया। उन तीनों बाउल्स के अंदर क्या था? एक बाउल के अंदर थे पोटैटोज यानी कि आलू, दूसरे बाउल के अंदर थे एग्स यानी कि अंडे, और तीसरे बाउल के अंदर थे कॉफी बीन्स यानी कि कॉफी, आम जबान में आप कह सकते हो। क्या क्या थे? एक बाउल में क्या थे? आलू, दूसरे बाउल में क्या थे? एग्स, तीसरे बाउल में क्या थे? कॉफी बीन्स। अब थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ वक्त वो तीनों चीजें बॉईल होते रहे और फिर उस वालिद ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मुझे एक बात बताओ, इन तीनों चीजों में क्या तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है? इन तीनों चीजों के अंदर क्या कुछ तुम्हें फर्क नजर आ रहा है? उस बच्चे ने कहा, अपेरेंटली जिसको हम कहते हैं देखने के ऊपर, उसने कहा कि अब्बा जी, वालिद साहब, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो उसके वालिद ने कहा, नहीं, ठीक से देखो, इसके अंदर एक बहुत जरूरी फर्क है। क्या फर्क है? कि जो आलू पहले सख्त हुआ करते थे अब वो आलू नरम पड़ चुके हैं। जो आलू पहले सख्त हुआ करते थे अब वो आलू नरम पड़ चुके हैं। जो अंडे पहले अंदर से लिक्विड थे यानी कि नरम थे, अब वो सॉलिड बन चुके हैं अंदर से। मिठास थी, वो मिठास उन्होंने क्या की थी, पूरे पानी के अंदर उन्होंने, उस कॉफी बीन ने उस मिठास को छोड़ दिया था। तो उस लड़के के वालिद ने कहा कि बेटा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? तो उसके वालिद ने फिर उसे समझाया कि देखो, तीनों चीजों को एक ही तरह के हालात के अंदर रखा गया था। तीनों चीजों को एक ही तरह के हालात के अंदर रखा गया था, मगर जो चीज पहले सख्त थी वो नरम पड़ चुकी, जो पहले नरम थी अब वो सख्त हो चुकी, और तीसरी चीज जिसके अंदर के क्वालिटीज उसने पूरे पानी में फैलाया। इससे हमें यह समझ में आता है कि आपका 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, इसके अंदर आपको जो मेहनत करनी है, जो मशक्कत करनी है, आप सब लोग अपने घर से इतने दूर यहाँ पर आए हो, आपने अपना घर छोड़ा है, आपने अपने वालिदैन के मोहब्बत को कुछ वक्त के लिए तर्क किया है, आपने अपना नरम बिस्तर छोड़ा है, आप यहाँ पर आए हो किस लिए? स्टडीज के लिए। किस स्टडीज के लिए? क्यों? क्योंकि ये जो वक्त है, इस वक्त के अंदर आपको क्या करना है? अपने आप को बेहतर बनाना है। तो इस टाइम पे अगर आपने आलू की खुसूसियत अपना ली तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आपकी जो सेल्फ इमेज थी, आपके अंदर जो एक मोटिवेशन था, वो पहले था, खत्म हो गया अगर आपने आलू की सिफत अपना ली तो। अगर तुमने अंडों की सिफत अपना ली कि पहले आप अंदर से कमजोर थे, मगर जब हालात आपके ऊपर आए तो उन हालात ने आपको तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाया। और इससे भी आगे बढ़कर कॉफी बीन्स कि जिसके अंदर जो अच्छाई थी, जो एक गुडनेस थी,
उसने वो क्या किया, वो माशरे को भी दिया। तो उस वालिद ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम्हें सोचना है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम आलू बनना चाहते हो, तुम अंडों की तरह बनना चाहते हो, या तुम कॉफी बीन्स की तरह बनना चाहते हो। तो आप मुझे बताओ हमें किसकी तरह रिएक्ट करना है, किसकी तरह रिएक्ट करना है? कॉफी बीन्स की तरह। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो गुडनेस है, देखो जो जिस पेशे के अंदर आप जा रहे हो ये तो एक पेशा है, मगर उस पेशे को निखारना ये कब मुमकिन होगा? जब आपके अंदर के क्वालिटी सोसाइटी के अंदर आएंगे, और जब आप एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर या जिस किसी प्रोफेशन के अंदर आप जा रहे हो, वहां पे आप जब उन चीजों को बेस्ट वे के अंदर करोगे तो फिर क्या होगा? आप भी इस सोसाइटी को कुछ ना कुछ देने वाले बनोगे, कुछ अच्छाई इस माशरे के अंदर फैलाने वाले बनोगे। कहानी समझ में आ गई सबके? तो इस दुनिया में एक तो जानवर है, चरिंदे परिंदे हैं, और दूसरे कौन है? इंसान है। दुनिया में कौन कौन है? एक तो जानवर है, चरिंदे परिंदे हैं, और दूसरे कौन है? इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दूसरे जिंदा चीजों को बनाया, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? हर एक को इल्म के साथ दुनिया में भेजा, हर एक को कुछ इल्म। मिसाल के तौर पे बकरी ये जानती है कि उसकी गिजा घास है, शेर ये जानता है कि इसकी गिजा गोश्त है। एम आई राइट? क्या आपने कभी बकरी को गोश्त खाते हुए देखा है, या आपने कभी शेर को घास खाते हुए देखा है? शेर ने कौन से शाहीन एकेडमी में पढ़ाई की थी जहां से यह पढ़ाया गया कि तुम्हें घास नहीं खानी है, तुम्हें गोश्त खाना है? या बकरी कौन से एकेडमी में जाकर आई थी, या उन्होंने कहां ये ट्यूशंस लिए थे? ये उनको अल्लाह ताला ने इल्म कहां से दिया? पैदाइश से उनको ये इल्म दिया। एक मुर्गी का बच्चा जब अपने अंडे से निकलता, वो बच्चा जानता है कि कंकर कौन सा है, दाना कौन सा है। एम आई राइट? यस और नो? मुर्गी का बच्चा जब अंडे से निकलता है वो जानता है कि कौन सा कंकर है और कौन सा दाना है। इसी के साथ साथ अगर उस बच्चे के सामने अगर बिल्ली आए, अगर उस मुर्गी के बच्चे के सामने अगर बिल्ली आए तो वो फौरन दौड़ लगा देगा। क्यों? उसने तो बिल्ली अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी है, मगर फिर भी वो जानता है कि ये मेरा शिकार करेगी तो मुझे दौड़ लगाना है, मुझे यहां से भागना है। तो दोस्तों मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान के अलावा जितनों को भेजा है उन सबको एक इल्म के साथ भेजा है, एक प्री प्लान नॉलेज उनके पास ऑलरेडी है। मगर जब एक इंसान का बच्चा दुनिया के अंदर आता है वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। वो क्या होता है? बिल्कुल कोरा कागज होता है। अब अगर इंसान के बच्चे को अगर माशरे में ना रखते हुए कहीं माशरे से बाहर रखे तो ना वो बोलना सीखेगा, ना उसके अंदर कोई हुनर आएगा, ना उसको ये सलाहियत भी होगी कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इंसान के ऊपर जब तक इल्म और उसकी तालीम नहीं होती तब तक इंसान कुछ नहीं समझता। समझ में आ रहा है ये फर्क? और इसी के जगह पर दूसरी एक चीज ये है कि जानवरों की जिंदगी एक मुख्तसर जिंदगी है। यानी हम जानते हैं कि एक बकरी का बच्चा, एक मुर्गी का बच्चा जब ये पैदा होगा तो पैदा होने के बाद क्या होगा? वो जब वो पैदा हुआ वो इतने साल जिएगा, इतना खाना खाएगा, इतना उसका इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसके अलावा जानवर की जिंदगी में कुछ और होता है क्या? उनका एक ये प्लान्ड लाइफ है। मगर जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो कोई इस चीज का तस्वुर नहीं कर सकता कि वो इंसान का बच्चा अपने जिंदगी में क्या बनेगा, क्या वो इस दुनिया में वो कितने चेंजेस लाएगा, इस दुनिया में वो कितने बदलाव लाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसका मुकद्दर जानता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो दुनिया में या तो वो रिचेस्ट पर्सन बनेगा, स्मार्टेस्ट पर्सन बनेगा, ब्रेवेस्ट पर्सन बनेगा, या वो कोई चोर बनेगा, माशरे को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर तय होता है कि उसकी तालीम और उसकी तरबियत और उसकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। समझ रहे हैं आप सब लोग? समझ रहे हैं आप सब लोग? तो इंसान जब पैदा होता है, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले इंसान का बच्चा क्या करता है? वो अपने उम्र के 7 सालों तक अपने माँ बाप से सीखता है। वो क्या करता है? अपने माँ बाप से सीखता है। अगर किसी के माँ बाप ना हो तो जिसके गार्डियंस जिसे हम कहते हैं कि उस बच्चे की जो परवरिश कर रहे हैं वो उनसे सीखता है। यानी अगर उसके अम्मी उर्दू बोलते हैं तो वो बच्चा भी उर्दू बोलेगा, अगर उसके अम्मी कन्नड़ बोलते हैं तो वो बच्चा भी कन्नड़ बोलेगा। वो अपने माँ बाप के अखलाक को देखेगा, अपने माँ बाप के डे टू डे रूटीन को देखेगा, और बच्चा क्या करेगा? उसी को फॉलो करना शुरू कर देगा। यानी पहले 7 सालों तक उसकी तरबियत कैसे होती है, किसके तरीके से होती है कि बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को देख रहा है, सोसाइटी को देख रहा है, और उसके ऊपर उसकी तरबियत होती जा रही है।
अब 7 साल से लेके उसके टीन एज तक, 7 साल के लेके उसके टीन एज तक बच्चा क्या करता है, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। यानी ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है, उसको बेसिक एजुकेशन देना शुरू हो जाता है। और जब वो टीन एज में आता है, टीन एज यानी कौन सा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसके आखिरी एज पे अभी आप लोग हो, यस और नो, यस, जिसके उस टीन एज के आखिरी एज पे अभी आप हो। तो इस टीन एज के अंदर जब बच्चा आता है, तब बच्चे को हर फॉर्म ऑफ नॉलेज एक्सप्लोर हो जाता है, चाहे वो किताबी नॉलेज हो, चाहे वो एजुकेशनल नॉलेज हो, चाहे वो सोसाइटी से मिलने वाला नॉलेज हो। और आप इस काबिल भी बन जाते हो कि आप सवाल कर सको, ये क्यों है, ये क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सभी चीजों का इल्म हमें आना शुरू हो जाता है। अब इस वक्त क्या होता है, जो कोई भी नॉलेज का फॉर्म आपके सामने है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का होता है। एक होता है इरिटेटिंग नॉलेज, दूसरा होता है एंटरटेनिंग नॉलेज। बोलो मेरे साथ, पहला कौन सा होता है, इरिटेटिंग नॉलेज, दूसरा कौन सा होता है, एंटरटेनिंग। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही है मुझे, सो गए क्या आप लोग, सो गए आप लोग, नहीं ना, जोर से बोलो फिर। ओके, पहला कौन सा होता है, इरिटेटिंग, दूसरा कौन सा होता है, एंटरटेनिंग। अब इरिटेटिंग नॉलेज कौन सा होता है, मिसाल के तौर पे मुझे सच्ची सच्ची बताना, आप रोज कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हो, कितने लोगों को सच्ची पढ़ाई में मजा आता है, रेज योर हैंड। सच्ची, मुझे पढ़ाई के अंदर मजा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। इधर उधर नहीं देखेंगे, आंखें बंद करो, हाथ नीचे करो सब लोग, हाथ नीचे करो, आंखें बंद करो सब लोग, आंखें बंद करो। अब सच्चे दिल से बताना, झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला गुनाह देंगे। सच्ची बताना कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए आपको अच्छा लगता है, या अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, रेज योर हैंड। कितने लोगों को दिल से अच्छा लगता है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, ना कि डॉक्टर बनने के लिए। देखो माशाल्लाह, अभी सही से बताए, ठीक है, चलो हाथ नीचे करो, मेरी तरफ देखो सब लोग, आंखें खोलो। इरिटेटिंग नॉलेज कौन सा होता है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि बार बार आज मैथमेटिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो ये नॉलेज बार बार वही 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 वही, इंसान इरिटेट हो जाता है। और एंटरटेनिंग नॉलेज कौन सा होता है, मोबाइल गेम्स खेलना, सीखना पड़ते हैं ना वो भी, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, अलग अलग ग्राउंड गेम्स खेलना। मैं यहां पे आया हूं मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए, क्यों, बिना किसी प्रॉब्लम के आप करोगे, करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी तो हमको लर्न करना पड़ रहा है, चाहे वो ग्राउंड गेम्स हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, मोबाइल गेम्स हो, और ये पढ़ाई भी तो हमें लर्न करना पड़ रही है। तो एक चीज हमें इरिटेटिंग क्यों लगती है और दूसरी चीज हमें एंटरटेनिंग क्यों लगती है, किसी के पास जवाब है इसका, कोई बता सकता है मुझे। अच्छा, एक हैबिट क्यों नहीं बनती, गेम्स खेलने की हैबिट क्यों बनती है। ऐसा क्यों होता है कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चों को गेम्स खेलने में ज्यादा मजा आता है और शायद खेलने में मजा आएगा, शायद 10 बच्चों को पढ़ाई करने में मजा आएगा। पूरे दुनिया भर में तो ऐसे होता है ना, राइट। ऐसी कोई क्लास आपको मिलेगी कि 90% बच्चों को पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। आज तक आपने दुनिया में कोई मोटिवेशनल लेक्चर देखा है क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद आपको 4-4.5 साल का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद जाके आपको आगे चल के एक हॉस्पिटल ओपन करना है, उसके बाद आके जाके आपको फिर जब आपके पास पेशेंट्स आना शुरू होंगे जाके आपको क्या होगा, पैसे मिलेंगे, और उस वक्त जाके आपको उन चीजों के अंदर का फाइनेंशियल सुकून मिलेगा। अब ये कितना ड्यूरेशन हो गया, 2 साल यहाँ पे पढ़ाई, 4-4.5 साल, आधा साल ये वेट समझ लो, 4 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई, 6 साल यहाँ हो गए, 1 या 2 साल स्ट्रगल के पकड़ लो, तो तकरीबन आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको उसके अंदर बेस्ट बनना है, और ऐसा बेस्ट बनना है ताकि हम इंसानियत की खिदमत कर सके। मैं अपने लाइफ का एक आखिरी वाकया आपको सुनाता हूं और मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूं, ठीक है दोस्तों। जब मैं आपकी उम्र का था, 2011 की बात है, जब मैं आपकी उम्र का था, मैंने भी बहुत मेहनत की थी कि IIT के अंदर से मेरा इंजीनियरिंग हो जाए, IIT के अंदर से मेरा इंजीनियरिंग हो जाए, मगर मेरा नहीं हुआ। मैं 12वीं के अंदर फेल हुआ था, मैंने वापस से एग्जाम दी दोस्तों। अल्लाह, मैंने बहुत दुआएं की, बहुत मेहनत की, मगर आखिर में कहीं ना कहीं मैं फेल हुआ। तो मैंने फिर क्या किया, लोकल कॉलेज से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते रहा, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन के अंदर आया। तो ऐसा करते करते दोस्तों 10 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया, मैं अपने आप को उन फेलियर्स के बाद भी वापस खड़ा कर सका,
और फिर जब मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, जब अल्लाह ताला की से लगाई हुई लो नहीं छोड़ी, दोस्तों 2011 में IIT बॉम्बे, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पता है आप लोगों को? हिंदुस्तान के जो 8 बड़े IITs हैं, अभी तो नंबर्स बढ़ चुके हैं उनके, तो वो सबसे बड़ा कॉलेज है, जिस कॉलेज में 20 लाख बच्चे आप ही की तरह हर साल अप्लाई करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पर सिलेक्शन होता है सिर्फ 20 से 22 हजार बच्चों का। तो दोस्तों 2011 में जिस IIT के अंदर मैं पढ़ने नहीं जा सका था, 2022 में अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया कि उस IIT बॉम्बे कॉलेज ने मुझे इसी तरह लेक्चर के लिए बुलाया, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ नहीं सका, अल्हम्दुलिल्लाह उसी कॉलेज में 10 साल के बाद मैं लेक्चर दे के आया हूँ। तो दोस्तों कभी भी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं, आयत नंबर 6 या 7 है, अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम मेरे शुक्रगुजार हो तो मैं तुमको बहुत दूंगा। समझ रहे हो? और एक और आखिरी आयत है, वो आयत कह के एक शेर के ऊपर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो कुरान की आयत ये है, सूरह नज्म की आयत है, वो अन्ना सअयहु सौफ युरा, कि अल्लाह ताला आपके कोशिशों के नतीजे आपको जरूर जरूर दिखा देंगे। किन चीजों के? अल्लाह ताला रिजल्ट्स के नहीं कह रहे, किन चीजों के कह रहे हैं? आपके कोशिशों के नतीजे अल्लाह ताला आपको जरूर जरूर दिखा देंगे। तो मेरे दोस्तों, मेहनत भी कर, कोशिश, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। मेहनत भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, और उसके बाद थोड़ा सा अपना मुकद्दर भी तलाश कर। तो ये बात हमें जहन में रखनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो यहाँ बैठने वाला हर लड़का एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, एक बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, एक बेहतरीन मैनेजमेंट वाला यहाँ पे बनेगा। और जब आप बनोगे, जब आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, तो दोस्तों शाहीन एकेडमी को भी याद रखना और आपके इस भाई को भी याद रखना। मैं आज आखिरी मर्तबा जब मैं यहाँ पर आया था, तब मैंने एक शेर कहा था जो शाहीन के ऊपर है, कि आपके इस इदारे का नाम शाहीन है। तो शाहीन का जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और एक और शेर जो शाहीन से ही मुराद है कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, मैनेजमेंट बनना, ये तो कुछ चीजें हैं, मगर असल में आपका काम क्या है? उड़ना, आगे बढ़ना, परवाज करना। दोस्तों तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमान तो अभी और भी है। बस ये बात कह के मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। और आखिर में मैं वो बात भी एक बार दोहराता हूँ कि अभी मैं आसमान में देख रहा हूँ। इफ आई एम लुकिंग एट द स्काई राइट नाउ, I may not see lots of the star, but when I am looking down over here, I can see lots of star over here. और ये स्टार इंशाल्लाह जब फ्यूचर में, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपके माँ बाप को, शाहीन एकेडमी को, हम सबको आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपना भी नाम रोशन करेंगे, शाहीन एकेडमी का भी नाम रोशन करेंगे। और जब आप ये काम करोगे तो इस एकेडमी को भी याद रखना, और थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो आपके इस भाई को भी याद रखना, अपने दुआओं में भी मुझे याद रखना। और इंशाल्लाह मौका मिला तो आगे इसी तरह से मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। बस ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।